A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BSc teacher. Today we'll be studying Staff Appraisal Part 2, जिसमें हम लोग Performance Appraisal के methods पढ़ेंगे. Okay, we have already done the meaning and importance and objectives of it in Part 1. तो अभी हम लोग methods इसके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि that there are few traditional methods are there, few modern methods are there. तो आपके सिलेबस में केवल एक मॉडर्न मेथड दिया हुआ है, रैंकिंग इज देयर, कंपैरिजन इज देयर, ग्रेडिंग इज देयर एंड फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेकलिस्ट इज देयर. कुछ एक्स्ट्रा मैंने जो टिक कर दिया है, शायद पेयर्ड कंपैरिजन आपके में नहीं है. ओके, तो ये आपके कुछ मेथड्स से चेकलिस्ट वाला है आपके में. तो जो आपके सिलेबस में यू हैव टू स्टडी ओनली दोज. अब सिलेबस में भी द काउंसिल हैज रिटन ओनली मेरिट ग्रेडिंग, ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ मुझे कंफ्यूजन है या मुझे नहीं समझ में आ रहा हूँ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल, क्योंकि इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो आपको ये सभी पढ़ने ही पड़ेंगे, इवेंचुअली आपको पढ़ना ही है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल. इन केस आपको स्किप करना है तो यू कैन. आई डोंट वांट टू टेक रिस्क इन एनी ऑफ द सेंस. ओके, एम्प्लॉय रैंकिंग. सबसे पहले बोला गया कि ये एक मेथड होता है जिसमें एम्प्लॉयज को रैंक किया जाता है इन अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस. तो जो बेस्ट एम्प्लॉय है उसको फर्स्ट, जो सेकंड बेस्ट है उनको सेकंड रैंक, और सो ऑन, ऐसे करके एम्प्लॉय रैंकिंग की जाती है. ओके, तो दिस इज हाउ अ पर्सन इज रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं उनके, और उसके बाद लाइक कुमार इज रैंक्ड एज 1 हियर, ठीक है, बाय डिफरेंट सुपरवाइजर्स ने उनको रैंक किया. तो यहाँ पर ये सारे सुपरवाइजर्स है एबीसी. तो कुमार को सेकंड रैंक मिला है इसमें. देन सुनील हैज गॉट थर्ड रैंक. देन और यहाँ पर सुपरवाइजर बी ने उसको 2 रैंक दी है और सी ने उसको 1 रैंक दी है. तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो मीन रैंक या एवरेज रैंक हुई वो इतनी हुई 1.3. और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो सबसे बेस्ट रैंक है वो इसी को ही मिली है. रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे यही आया है और सबसे लास्ट वाले नंबर पे रवि हैज कम, ठीक है. तो ये एक बहुत ज्यादा सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड होता है. अब इसमें आपको जितने भी आप ये सब पढ़ोगे मेथड, उसके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ये सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है. देन ये जो मेथड है इसमें डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, हम अगले से अलग तो है बट हम कितना अलग हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब इसमें नहीं बताया गया है. फिर इसके एक और डिफेक्ट इसमें दिया गया कि रेटर हैज टू कंसिडर द होल मैन एंड देयरफॉर द जजमेंट जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है. मान लो मेरे किसी सुपरवाइजर से बहुत अच्छे रिलेशन है तो वहां पर चीजें चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग. रैंकिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट ओनली फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मेथड है ये सही है. इसी का एक ऑप्शन होता है, मतलब इसी का एक जैसे होता है, दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, जो उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है, जिसमें हमने जैसे सब यही वाला ही एक एग्जांपल इसमें ले लो कि सबसे पहले आता है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ए. तो ए को हमने बी से कंपेयर किया, सी से किया, डी से किया और ई से किया. बी वाला ए से हो गया था, बी से हो गया था, तो सी, डी और ई से कंपेयर किया है. सी वाले को डी और ई से किया है, डी वाले को वो सबसे हो गया था. जब ए वाला हुआ था तो हमने डी वाला कर लिया था ना, तो वो ये सारे से हो गया था और हमने इसको किया. ई वाला ऑलरेडी सबसे हो चुका है. ये चारों से यू कैन सी ई वाले को कंपेयर किया जा चुका है. अब उसके बाद क्या किया जाता है, इनको इसी के अकॉर्डिंग कुछ रैंकिंग्स दी जाती है. अगर मान लो कि डिफरेंस है तो उसको, नहीं डिफरेंस है तो उसको 0 दे दिया जाएगा, डिफरेंस है बहुत ज्यादा तो इसको 5 दे दिया जाएगा कि ऑप्शन सी का ऑप्शन डी और ई के साथ इतना इतना डिफरेंस है. उसी के अकॉर्डिंग उनके जो टोटल रैंकिंग, सॉरी टोटल स्कोर्स है, उनको हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम उन स्कोर्स को लिख देते हैं. ओके, फिर अंडर दिस हर जो एम्प्लॉय है उसको हर अदर एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ये जो रिजल्ट्स है इनको टैबुलेट किया जाता है और सबकी रैंक निकाली जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टाइम्स हर एम्प्लॉय को कंसिडर किया गया है, इज कंसिडर्ड सुपीरियर. हर बार जब उसको अगले से ज्यादा अच्छा रैंकिंग मिली है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं, नंबर स्कोर्स दे दिए जाते हैं.
ये जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वुड बी इन दिस फॉर्मूला, जहां पर n इज अ नंबर ऑफ पर्सन टू बी कंपेयर्ड, मतलब कितने लोगों से उसका कंपैरिजन हो रहा है, तो अपने को छोड़ के बाकी सबसे उसका कंपैरिजन हो रहा है। ये जो मेथड है इट गिव्स रिलायबल रैंकिंग, बट इट इज मोर टेडियस टू कंस्ट्रक्ट, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी टायरिंग टास्क बन जाता है, और यहाँ पर द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रेटेड इज लार्ज, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल, जहां पर which measures different degrees of quality और factor to be rated। कुछ हम लोग factors बता देते हैं, टीम वर्क हो गया, क्वालिटी, अटेंशन, ये सारी चीजें हो गई, और इसी के अकॉर्डिंग सेवरल डिग्रीज हम लोग उसमें डाल देते हैं, एक्सट्रीमली पुअर, बैड, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। अब ये चीजें आपने कई बार फीडबैक फॉर्म्स भरे होंगे, एनीवेयर, माइट बी इन योर स्कूल्स, माइट बी ऑनलाइन आपने कहीं फिल किया होगा, कुछ भी आता हो कि आपको ये परफॉर्मेंस की रेटिंग देनी है। यूट्यूब पे भी ये सारी चीजें कई बार पूछी जाती है कि हाउ हेल्पफुल इज दिस वीडियो फॉर यू ऑल, तो ऐसे करके ये हमारे ग्राफिक रेटिंग स्केल्स होते हैं। जनरली कुछ डिग्रीज आर यूज्ड फॉर ईच फैक्टर रेंजिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट एक्सीलेंट, लोएस्ट एक्सट्रीमली पुअर। जो रेटर है वो डिग्री टू विच ईच क्वालिटी और ट्रेट इज प्रेजेंट इन द एम्प्लॉय, उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेंशन करता है। लाइक सपोज करो कि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसका नाम ले, हम किसका नाम ले, किसी का नाम ले, मनीषा, ठीक है। अब इसका इसका हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने टीम वर्क दिखाया, तो टीम वर्क इज गुड, देन कम्स क्वालिटी ऑफ वर्क इज एक्सीलेंट, ठीक। फिर उसी के अकॉर्डिंग अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल, हाउ मच the person focuses on whatever things are being told, average, then ability to meet deadlines, good, और इनिशिएटिव बैड या पुअर, या फिर कुछ भी हम अभी के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको, तो यहां से उसका एक रैंकिंग निकल करके आ जाती है, वो कैसा है किसी भी पर्टिकुलर टास्क में वो बता दिया जाता है। This method is simple to use. It gives more reliable rating than ranking method, क्योंकि there is continuum along which degrees of a quality are measured, कि एक continuous चीजें चल रही है कि ठीक है कुछ डिग्रीज दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है वो। फिर इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ईच फैक्टर while the role of different factors जॉब में जो होता है वो जरूरी नहीं कि सेम हो, जरूरी नहीं कि टीम वर्क इज एज इक्विवेलेंट एज इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही डिग्रीज, सारे फैक्टर्स को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हैवी बर्डन होता है रेटर के ऊपर, क्योंकि ही हैज टू इवेल्युएट पर्सन्स फॉर 10 डिग्रीज फॉर ईच फैक्टर, कि मान लो कोई एक फैक्टर है, टीम वर्क है, अब उसमें भी बहुत ज्यादा 10 आपको डिग्रीज दे दी गई हो, तो वो थोड़ा सा टेडियस टास्क, हैवी बर्डन हो जाता है। ही माइट बी आस्क्ड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ रेटर्स बिहेवियर टू जस्टिफाई हिज रेटिंग्स, और उसको ये भी बोला जा सकता है कि तुम जो पर्सन है उसका तुम मुझे एग्जाम्पल दो, ताकि मतलब जो रेटर है उससे पूछा जा सकता है कि ही नीड्स टू टेल मी व्हाई आर यू गिविंग दिस एक्सट्रीमली पुअर टू दिस पर्सन, तो ये उससे पूछा जा सकता है। रेट कैन बी बायस्ड ऑल्सो, अगर वो कंसिडर करता है एम्प्लॉय को एक्सीलेंट इन वन क्वालिटी, तो ही में रिगार्ड हिम एक्सीलेंट इन ऑल क्वालिटीज, जिसको हम हैलो इफेक्ट कहते हैं, ये पर लो पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि हम किसी एक पर्सन को उसकी एक ही क्वालिटी से जज कर लेते हैं। एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि सपोज करो कि कोई पर्सन है वो क्लासरूम में लेट आया है, ठीक है, तो आप उस एक क्वालिटी या उस एक पुअर क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे, यू विल योरसेल्फ जज कि वो जो पर्सन है वो पढ़ता नहीं है, वो लिखता नहीं, उसको कुछ आता नहीं है, ही इज केयरलेस, ही इज नॉट सिंसियर। तो एक आपकी जो क्वालिटी है वो सारे क्वालिटीज पे डोमिनेट कर जाती है, दैट इज नोन एज हैलो इफेक्ट। इसी को हम पॉजिटिव सेंस में ले लेते हैं कि सपोज करो कोई पर्सन है जिसको टीचर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है इन एनी ऑफ द केसेस, तो यू विल, या सपोज करो कि उसके 80 मार्क्स आ गए
out of 100 in any of the subjects. So अब आप उसको नहीं जानते तो you will feel like कि वो सारे subjects में equally well perform करेगा. That is known as halo effect. In practice, ratings tend to cluster on high side of the scale. जो ज्यादा अच्छा साइड है वहां पर हम अच्छा रेट दे देते हैं. एक्सट्रीमली पुअर या बैड ये सब चीजें उसमें बहुत कम रेट की जाती हैं, क्योंकि for the fear of being accused he may rate most employees as just average or very good. और वो एवरेज से नीचे या बिलो एवरेज ऐसे करके या लीस्ट ऐसे करके वो नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हम ज्यादा खराब उसको रेटिंग देंगे तो मेरे ऊपर ही सवाल उठेंगे, रेटर के ऊपर. अब आता है मेरिट ग्रेडिंग. मेरिट ग्रेडिंग कहते हैं कि हम कुछ कैटेगरीज ऑफ मेरिट डिसाइड कर लेते हैं. हम एग्जाम्पल इसका दिखा देते हैं पहले तुम लोगों को ऐसे करके. ठीक है, ये ही मेरिट ग्रेडिंग का जो कर्व है वो होता है कि सपोज करो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रेडिंग तय कर ली, पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमको इतना पता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 10% या 100 में से सिर्फ 10 ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है. बाकी 20 पीपल आर देयर जो ठीक ठाक है, गुड है मतलब. उसके बाद एवरेज 40 लोग उसमें से ऐसे हैं जो एवरेज है, फिर 20 लोग ऐसे हैं जो बिलो एवरेज है, और 10 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पुअर है. इन परफॉर्मेंस आप कह सकते हो. इसको हम मेरिट ग्रेडिंग कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इकलौता यही था जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड था, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ हो तो हमको नहीं समझ में आया. दिस इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल. यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ कैटेगरीज पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज डिसाइड कर दिया जाता है. रेटर को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है द रेटिंग्स इनटू प्री डिटरमाइंड स्केल्स. ठीक है, कुछ डिविजन कर दिए, 20%, 10%. एम्प्लॉयज को रेट कर दिया जाता है उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे. जो रेटिंग्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इन सच अ वे कि एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड. इन द सेंस कि ये एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेल शेप्ड कर्व जो है वो यहाँ पर बन जाता है. ओके, और इन अदर वर्ड्स, अरे इधर होगा, इधर my पेज. हाँ, इन अदर वर्ड्स जो अप्रेजर है इस आस्क्ड की जो रेटिंग्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज 10% इन पुअर, 20% जो है वो बिलो एवरेज में, 40% लोग आपके एवरेज में, 20% अबव एवरेज है, और 10% जो है आउटस्टैंडिंग है. ये जो मेथड है ये सब्जेक्टिव जजमेंट या फिर बायस को हटा देता है ऑन द पार्ट ऑफ रेटर, so that ratings do not cluster around a particular point in the rating scale. कि हम ऑलरेडी चीजों को डिवाइड कर देते हैं. भाई कुछ तो होंगे जो पुअर की कैटेगरी में आएंगे, कुछ तो होंगे जो एवरेज की कैटेगरी में आएंगे. ये इजी होता है समझने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए. इट हैज एन एडवांटेज ओवर प्रीवियस मेथड कि as 2 or more employees can be given equal ratings, कि 2 एम्प्लॉय या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज को आप एक जैसी रेटिंग दे सकते हो सकता है कि वही 2 एम्प्लॉयज को आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में मेंशन कर दो. पर ये जो, और इसमें क्या होता है कि वो लोग जो हायर पोजीशन में जिनको आप डालना चाहते हो क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है उनको भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो. फिर दिया हुआ है कि इसी अजम्पशन के बेसिस पे इज ओपन टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क ग्रुप्स में नहीं पाया जाता है. जब वर्क ग्रुप कंपैरेटिवली स्मॉल होता है तब हम उसमें ये सब चीजों का डिविजन नहीं कर पाते. देन कम्स अ चेकलिस्ट मेथड. अब चेकलिस्ट मेथड का एग्जांपल देख लो. हम अगर एक क्राइटेरिया लेते हैं तो हमने क्राइटेरिया लिए दैट द पर्सन की रेगुलरिटी जॉब में कितनी है, या मान लो कि आपके क्लास में कोई बच्चा हो जो बहुत ज्यादा रेगुलर हो या बहुत ज्यादा इरेगुलर हो. ठीक है, तो उसके लिए ही हमने एक पर्सन कुछ कैटेगरीज ले ली, हमने कैटेगरी सब कैटेगरीज ले ली है. उसी के अकॉर्डिंग हम उसको या तो मोस्ट या तो लीस्ट में टिक कर देते हैं. इज ही रेगुलर? यस ही इज रेगुलर. सपोज करो कि हमने कोई पर्सन का नाम लिया है यहाँ पर आयुष. ओके, अब दिस पर्सन इज रेगुलर. ओके, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले. नहीं, वो नहीं बताता है हम लोगों को कि मान लो लेट हो रहा है तो वो नहीं बताएगा.
नेवर रेगुलर, या तो वो ऑलवेज रेगुलर होगा या तो वो नेवर रेगुलर होगा, तो ऐसा नहीं है, हम उसको लीस्ट में डाल देते हैं। फिर रिमेन एब्सेंट, नहीं ऐसा भी नहीं है। एंड नीदर रेगुलर नॉर इरेगुलर, तो वो समटाइम्स, कभी रेगुलर कभी इरेगुलर, तो ये सारी चीजें लीस्ट, और वो हमेशा रहता है रेगुलर। ये सारी चीजें इस पे ऐसे करके हो सकती हैं। अब इसी को ही देखो, चेकलिस्ट मेथड क्या बोलता है, वो ये कहता है आपसे कि ये जो मेथड है, ये फोर्स्ड चॉइस मेथड इसको कहते हैं हम। It was developed by psychologists for the army, for the US Army in World War II. It combines rating with score system. Under it जो rater है उसको एक form दिया जाता है consisting of 4 possible statements about that person. ठीक है, जो रेटर है उसको मतलब एक फॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें कुछ पॉसिबल स्टेटमेंट्स होती है उसके बारे में। द रेटर इज आस्क्ड टू चेक 2 of the 4 statements, one which he feels the most and the other he feels the least, कि अगर हमने आपको 4 पॉइंट्स दिए आप उसमें से सिर्फ 2 टिक करो, ठीक है, either it will be the most or it will be the least। और हर स्टेटमेंट जो है उसको एक स्केल वैल्यू दे दी जाती है। जो रेटर है उसको ये नहीं पता होता है, डज नॉट नो द स्कोरिंग की ऑफ द आइटम्स एट काउंट, तो इसीलिए ऐसे करके यहाँ पर कुछ रेटिंग्स उनको दे दी जाती है कि वेदर ही इज दिस और दैट। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही फिल करने हो, तो हमने ऑलवेज रेगुलर को टिक कर लिया है, तो नेवर रेगुलर वी विल लीव, हम उसको छोड़ देंगे बिल्कुल। रिमेन एब्सेंट भी हम लोग छोड़ देंगे और ये भी हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2, 1, 2, 3, 4, 5 में से सिर्फ 2 वी कैन टिक, इधर ही इज मोस्ट और ही इज लीस्ट। अब ये जो मेथड है, इट एलिमिनेट्स ह्यूमन बायस in rating because the rater is required to think in terms of specific kinds of behavior। यहाँ पर ह्यूमन बायस, उसका अपना दिमाग बहुत कम लगता है, भेदभाव कम होता है, क्योंकि स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं। इफ यू फील लाइक कि उसके अंदर है वो क्वालिटीज तो आप उसको टिक कर सकते हो, उसको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इन सब चीजों में। बट दिस मेथड इन्वॉल्व्स लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। ये जो मेथड है कॉस्टली भी है क्योंकि एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं चेकलिस्ट और वेइंग स्केल बनाने के लिए। ओके, अब आते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड में देख लो कि कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट है जो हुआ है एक्चुअल में। अब आप उसी के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उसको आप रेटिंग्स देते हो। स्केल यहाँ पर दी हुई है। अगर मान लो कि कोई सडन फायर ब्रोक डाउन हो गया, यहाँ पर हो गई, आग वाग लग गई कहीं पर, तो वहां पर यू हैव, वर्कर ए ने क्या किया, क्या वर्क, मतलब सपोज करो ये 5 चीजें दी हुई हैं, हमने बताया कि वर्कर ए ने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ही इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, तो हमने उसको स्केल ऑफ रेटिंग में हमने उसको 5 पर रख दिया, अच्छा किया उसने। बी ने क्या किया, ही बिकेम एंशियस ऑन द लॉस ऑफ आउटपुट, तो हमने उसको 4 मार्क्स दे दिए। ओके, सी ने क्या किया, ही ट्राइड टू रिपेयर द मशीन, कि जहां पर आग लगी थी उसको सही करने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया उसको स्केल। और डी ने क्या किया, ही कंप्लेन अबाउट पुअर मेंटेनेंस, 2 मार्क्स दिए। एंड ई ने क्या किया, वॉज हैप्पी टू फोर्स द टेस्ट, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, 1 नंबर दे दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड में, कि जो रेटर है ही रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड सम एक्सेप्शनल क्रिटिकल इवेंट्स, और उस समय पर पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का क्या बिहेवियर था जो वहां पर थे, वो आपको वहां पर उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देने होते हैं। अब एम्प्लॉइज जो है दे आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, कि उनका जो बिहेवियर था वो सही था कि नहीं था। एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है कि फायर लगी है, तो हमने उन सबको ऐसे ऐसे करके रेटिंग्स दी है। ठीक है, स्कोर्स जो है असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट की बिहेवियर को हम सैटिस्फैक्टरी कंसिडर कर रहे हैं। एडवांटेज इसकी क्या है कि रेटिंग्स जो है दीज आर बेस्ड ऑन कंक्रीट एविडेंस, की एक्चुअल में चीजें हुई हैं, उसी के बेसिस पर हम आपको एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हम आपको रेटिंग दे रहे हैं। इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट और समथिंग मनगढ़ंत नहीं है वो। ओके, बिहेवियर पैटर्न जैसे कि जजमेंट हो गया, इनिशिएटिव, लॉयल्टी, प्रेजेंस ऑफ माइंड,
ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं कि भाई है कि नहीं है उस पर्सन में। मेन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि क्रिटिकल इंसिडेंट जो है वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली होते हैं, रोज रोज आग नहीं लगेगी ना। देयर इज नो कंटिन्यूटी इन अप्रेजल। क्रिटिकल इवेंट जो है वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू रेट एन एम्प्लॉय, और इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सुपरवाइजर टू डिसाइड कि व्हाट अ क्रिटिकल इंसिडेंट इज। अब ये भी हमको तय करना होगा क्रिटिकल इंसिडेंट होता क्या है। ठीक है, हम किस बेसिस पर एक इवेंट को ये करेंगे, कहेंगे कि वो क्रिटिकल इंसिडेंट है। ह्यूमन बायस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है उस केस में कि एक इंसान कहेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक इंसान कहेगा कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। देन कम्स अ फ्यू अदर पार्ट्स ऑफ अप्रेजल, जिसमें दिया हुआ सबसे पहला इज अप्रेजल बाय रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड मेथड्स, रिजल्ट बेस्ड मेथड ऑफ अप्रेजल फोकसेस की आउटकम और अचीवमेंट एम्प्लॉय की क्या है, रादर दैन उसके छोटे छोटे एक्शंस और ट्रेड्स के बजाय हम ये देखते हैं कि हाउ मच अ पर्सन हैज अचीव्ड। जिसको हमें गोल सेटिंग अप्रोच कहते हैं टू अप्रेजल, जहां पर हम लोग इसको अप्रेजल बाय थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, एमबीओ जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी यू कैन प्रिपेयर कि भाई उसका नाम क्या होता है। ओके, इसका जो फीचर है वो क्या होता है कि जो दैट द सबऑर्डिनेट्स जो परफॉर्मेंस होती है उनकी इज मेजर्ड अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक या वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड कर दिए जाते हैं थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो तय कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, अगर आप अचीव करते हो तो यू आर वेल एंड गुड, नहीं अचीव करते हो तो फिर यू आर नॉट वेल एंड गुड। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, इवन दो आपको सिर्फ उसकी मीनिंग प्लस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने, बट स्टिल यू कैन स्टडी दिस इन केस आपको कुछ इश्यू होता है कि मतलब समझने में, तो आप इसको पहले समझ सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है कि सुपीरियर और उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो जॉइंटली डिसाइड करता है कि सबऑर्डिनेट्स के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सबऑर्डिनेट एक लिस्ट प्रिपेयर करता है रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स की, भाई हमको ये काम मिला है, अब मैं इसको इस टारगेट से पूरा करूंगा। ही मीट्स हिज सुपीरियर एंड फाइनल टारगेट टू बी अचीव्ड जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं थ्रू प्रॉपर कंसल्टेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि टीचर और प्रिंसिपल के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने बोला कि दे हैव डिसाइडेड कि जो टीचर है उसको क्या क्या काम करना है। वो टीचर अब अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रही है कि ठीक है हमें अपने क्लास के इतने स्टूडेंट से इतने इतने परसेंटेज चाहिए या उनकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए। ओके, कहीं तो स्टूडेंट्स की ग्रोथ शुड बी शोन ना। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया, वो जाके प्रिंसिपल को दिखाएगी कि देखो ये सारे हमने टारगेट्स रखे, और उसके बाद म्यूचुअल अग्रीमेंट के बाद वो जो टारगेट्स है वो फुलफिल हो जाते हैं। चेक पॉइंट्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस आर एस्टैब्लिश, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड एस्टैब्लिश किया जाता है इसमें। द सुपीरियर्स सपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिव रोल इज ऑल्सो डिफाइंड, कि सुपीरियर का उसमें क्या रोल होगा वो भी तय किया जाता है। लास्ट में स्पेसिफाइड पीरियड के बाद सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है वो फिर से मिलते हैं। रिजल्ट क्या है सबऑर्डिनेट के एफर्ट्स का, जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे वो डिस्कस किया जाता है। अगर कुछ नहीं जो टारगेट्स है वो फुलफिल हो पा रहे तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, एंड देन म्यूचुअली अग्रीड अपॉन टारगेट्स जो है वो फिर से फ्यूचर के लिए डिसाइड किए जाते हैं। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले कि जजमेंट एंड बायस ऑफ द रेटर इज एलिमिनेटेड, क्योंकि अप्रेजल जो है वो क्लियर और टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स पर निर्धारित है। ऑलरेडी डिसाइडेड टारगेट्स है, अगर मैं फुलफिल कर पाया तो आई एम एफिशिएंट, अगर हम नहीं फुलफिल कर पाए तो आई एम नॉट एफिशिएंट। तो जजमेंट और बायसनेस उसमें नहीं होती है। ये जो अप्रोच है ये ग्रेटर सेटिस्फैक्शन लेकर के आता है, ज्यादा मोर अग्रीमेंट एंड ग्रेट कंफर्ट एंड लेस टेंशन लेकर के आता है अमंग एम्प्लॉयज, क्योंकि हर किसी को अपना एक अलग अलग सा जो टारगेट है वो दिया गया है। सुपरवाइजर दे प्ले द रोल ऑफ द हेल्पर एंड एडवाइजर रादर देन दैट ऑफ अ क्रिटिक एंड बॉस, मतलब कि क्रिटिक और बॉस के बजाय वो एज हेल्प करने के लिए एडवाइस करने के लिए बने हुए होते हैं।
ये जो सिस्टम है इट फैसिलिटेट्स सेल्फ अप्रेजल। आपको खुद भी पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिस पे परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और ये मोर ऑपरेशनल होता है। यू हैव अंडरस्टूड कि किस बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है रादर देन टेल एंड सेल। बताओ और कन्विंस करो अगले को कि तुमको ये काम करना है, इससे बेटर है कि आप प्रॉब्लम को ढूंढो, उसका सॉल्यूशन निकालो। यहाँ पर फोकस किस पर होता है? ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे होता है ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अप्रेजल इज ओनली अ लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। ओके, फिर है फिक्सेशन ऑफ गोल्स। म्यूचुअल कंसल्टेशन से अगर आप गोल्स को फिक्स करते हो तो इट विल लीड टू रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, और सबऑर्डिनेट्स के मोटिवेशन को भी बढ़ाता है। सबऑर्डिनेट को पता होता है कि उसके साथ कुछ रॉन्ग अप्रेजल नहीं हो रहा है, वो अपने ही सेट किए हुए टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए उसको अप्रेजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब कुछ वीकनेसेस इसमें बताई गई हैं। ये अप्रोच जो है वो सिर्फ तब हो सकता है when the establishment by the subordinates is possible, जब हम गोल जो है सबऑर्डिनेट सेट कर पाएगा तब। if such an approach can be applied for the work, it is doubtful कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये वाली अप्रोच हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब वो कितना काम करते हैं, जिनके ऊपर यूनियन लीडर्स होते हैं तो वो कितना काम करते हैं, वहां पर सुपीरियर के साथ क्या वो मिलकर के ये चीज कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज कंडीशनल या फिर डाउटफुल हो जाती है। गोल सेटिंग अप्रोच जो है वो रिजल्ट्स पर ही सिर्फ फोकस करता है। पर्सन जो अपने रिजल्ट्स को या गोल्स को नहीं फुलफिल कर पाया, जिसमें उसकी खुद की फॉल्ट नहीं होती। मान लो कोई एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लो, मान लो टीचर के ऊपर एक टारगेट होगा कि हमको बच्चों से इतने इतने परसेंटेज चाहिए, या आपका जो रिजल्ट है, आपकी क्लास का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। अब उसी साल अगर मान लो कोविड आ जाता था, और तो क्या वो जो परफॉर्मेंस है वो इतनी इंप्रूव हो पाएगी? नो मैटर ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा हाइक पकड़ी है तब से लेकर के, बट स्टिल देर इवेंचुअली यू नीड अ टीचर ऑफलाइन। ठीक है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ऑब्वियसली टीचर से ही समझने होते हैं। इवेंचुअल गाइडेंस हम यहाँ पर आपको पढ़ा लेंगे, अंटिल आई कम मीट यू टेल यू हाउ टू राइट एन आंसर। आप उसको कॉपी में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वो चीजें ऑफलाइन ज्यादा बेटर जाती हैं। तो यही चीज बोला गया कि इनकेस वो चीजें तुरंत पूरी ऑनलाइन चली जाती है, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, बच्चे नहीं क्लासरूम में आ पा रहे हैं, इन दैट केस जो रिजल्ट है वो अफेक्ट होगा, और इसी के कारण जब पर्सन इज नॉट एबल टू मीट द गोल, अब वो जो गोल भी नहीं मीट कर पा रहा है उसमें उसकी गलती नहीं है, बट ये चीजें इसमें नहीं देखी जाती हैं। डिफिकल्ट होता है टू एडमिनिस्टर कि गोल सेटिंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए। कंसिडरेबल टाइम, थॉट, कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ये सब चीजें चाहिए। अगर जो स्पैन ऑफ सुपरविजन है वो वाइड है, मान लो एक सुपरविजन के एक सुपरवाइजर के अंदर 8 लोगों के बजाय 15 लोग हैं, ठीक है, तो 15 लोगों को मैनेज करना, उनके साथ गोल सेट करना इज नॉट इजी। तो इसीलिए सुपीरियर को जो हर बार डिस्कशन लेना पड़ेगा सबऑर्डिनेट के साथ, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो अप्रोच है इसका पूरा का पूरा एम्फेसिस जो है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे जाता है। ये वाला जो पॉइंट है आप इसको छोड़ भी सकते हो, पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाएगा तुम लोगों से। ये सजेस्ट किया जाता है कि जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन या मॉडिफिकेशन है, these are to improve or incompatible, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में डिजायरेबल टू forego the critical aspect of परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बोला जाता है कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के इस स्टेप को, इट पुट्स एम्फेसिस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में वो एम्फेसिस डालता है, और ये बोला जाता है कि दिस इज नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि फिर अगेन एक ट्रिकी चीज होती है। गोल सेटिंग अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट है सिर्फ तब जब सुपरवाइजरी और मैनेजरियल पर्सनल द्वारा अप्रेजल हो रहा हो। अगर ऑपरेटिव वर्कर्स हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द अप्रोच, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट वांट टू टेक इनिशिएटिव इन सेटिंग देयर ओन गोल्स। मतलब जो ऑपरेटिव लेवल के हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स काइंड ऑफ पीपल है, तो दे डोंट वांट टू सेट देयर ओन गोल्स। उनको बस इतना चाहिए कि तुम मुझे बता दो क्या काम करना है, मैं वही काम कर दूंगा।
ओके, अब इसके कुछ अब आते हैं अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, जहां पर जो एम्प्लॉय है उसके इमीडिएट सुपीरियर द्वारा ही जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली अपने टीचर द्वारा ही अप्रेज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स उसके दिए हुए हैं। अच्छी चीज इसमें क्या होती है कि जो सुपीरियर है वो डायरेक्ट टच में है अपने सबॉर्डिनेट से, इसीलिए ही इज इन द बेस्ट पोजिशन कि वो डायरेक्टली अपने जो भी स्टूडेंट्स या जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकता है। सुपीरियर काम सौंपता है सबॉर्डिनेट को। सपोज करो कि कोई भी दिवाली डेकोरेशन चल रहा है उस टाइम पर, और दिवाली डेकोरेशन या न्यू ईयर डेकोरेशन या क्रिसमस डेकोरेशन हमने सबको काम अलॉट कर दिए। अब आई विल चेक, डायरेक्टली में चेक कर सकते हैं कि I have given the right to assess the performance of the subordinate, तो उसको भी हमको मतलब जो टीचर है उसको डायरेक्ट एसेस मिल गया है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने का कि वेदर यू आर डूइंग योर वर्क और नॉट। सुपीरियर जो है ही हैज द राइट कि वो सुपरवाइज और कंट्रोल करता है अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उसके वर्क को। इमीडिएट बॉस जो है वो इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को। ओके, मतलब उसके पास ये सब राइट्स होते हैं। फिर जो मैनेजर है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स एज ही इज एंटाइटल्ड टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हेड है, कंपनी का जो हेड है वो सबसे पहले किससे पूछेगा? मैनेजर से पूछेगा कि आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने काम किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, तो इसीलिए वो आपसे काम करवाएगा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं। सुपीरियर जो है वो बायस्ड भी हो सकता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो ज्यादा कम काम दे, कुछ लोगों को हो सकता है कि वो ज्यादा काम दे। वो ओवर रेट या अंडर रेट भी कर सकता है। अगर आपके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो यहाँ पर बायसनेस आ सकती है। ओके, उसके बाद है कि एक सबऑर्डिनेट, इन केस कोई सबऑर्डिनेट है जो अपने बॉस को फ्लैटर नहीं करता है, चापलूसी नहीं करता है, या इज मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस से ज्यादा लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बॉस जो है उस केस में अनॉय हो जाएगा एंड ही मे डेलिबरेटली अंडर असेस द वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट। और वो क्या कर सकता है कि वो जो सबऑर्डिनेट ने उससे काम किया है उसको वो कम शो कर सकता है कि इसने काम अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अल्टीमेटली सुनी किसकी जाएगी? जो बॉस है उसकी ही सुनी जाती है। ओके, फिर आता है 360 डिग्री अप्रेजल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 360 डिग्री अप्रेजल में भी यू हैव टू प्रिपेयर द मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कन्वेंशनल अप्रेजल को हटा करके ये जो 360 डिग्री अप्रेजल होता है ये एक मैनेजमेंट टूल है जहां पर एक मैनेजर और एम्प्लॉय इवैल्यूएट द लैटर्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। ये फॉर्मर, पहले वाला फॉर्मर, दूसरे वाला लेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी रेटर फीडबैक। जो 360 डिग्री अप्रेजल होता है वो अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो उसका इमीडिएट सुपीरियर उसको चेक करे, उसके पीयर्स जो उसके संगी साथी है वो चेक करे, उसके क्लाइंट्स उसको चेक करे, और जो बाकी स्टाफ मेंबर्स है वो सब उसके परफॉर्मेंस को चेक करे और उसके बाद वो फीडबैक दे। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक रिसीवर को क्या मिल रहा है? जिससे उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट देनी है वो भी है, कस्टमर्स भी है, पीयर्स भी है जो उसके संगी साथी हैं वो भी, और जो उसको हेड कर रहा है, मान लो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो भी उसकी परफॉर्मेंस को रिसीव करता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चन का सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। दे आर यूज्ड टू कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज अबाउट अ मैनेजर। एक मैनेजर है या कोई भी, मतलब एनीवन कैन बी असेस्ड हियर। तो यहाँ पर एक मैनेजर को रिस्पॉन्स कलेक्ट करना होता है एक मैनेजर के बारे में, उसके बॉसेस से, उसके पीयर्स से और उसके सबऑर्डिनेट्स से। ठीक है, वैसे ही सबऑर्डिनेट्स का भी लिया जा सकता है उसके मैनेजर से, उसके बॉसेस से और उसके पीयर्स से। कुछ पैरामीटर्स होते हैं दैट आर रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर सेट ऑफ क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, और जो मैनेजर होता है उसको असेस्ड कम से कम 15 कॉलीग्स द्वारा वो असेस किया जाता है एटलीस्ट, जिसमें से कम 2 उसके बॉसेस होंगे, 4 पीयर्स होंगे और 6 जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स होंगे।
ओके ये जो डिटेल है इसको पढ़ लेना, लर्न कर लेना इसको। जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं टू द असेसेस टू द असेसीज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जो रिस्पॉन्सेज है दीज आर प्रेजेंटेड कलेक्टिवली टू द असेसीज, जिनको असेस किया जा रहा है उनको एक साथ चार्ट्स एंड ग्राफ्स के साथ वो चीज प्रेजेंट की जाती है। कमेंट्स और इंटरप्रिटेशन जो होते हैं वो बाद में दिखाए जाते हैं। काउंसलिंग सेशन अरेंज किया जाता है कि इनकेस कोई भी वीकनेस है ड्यूरिंग द 360 डिग्री असेसमेंट के द्वारा अगर पता चला कि कोई वीकनेस आइडेंटिफाई होती है तो वो भी की जाती है, चेक की जाती है। और बहुत सारी कंपनीज जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, रिलायंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गोदरेज सोप्स, विप्रो, एम्फेसिस, ये सब इन सब टेक्निक्स को अपनाते हैं। ओके अब इससे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए। तो सबसे पहला है कि आपका जो फीडबैक है वो इम्प्रूव हो जाता है, इन द सेंस कि एक इंसान से अप्रोच लेना एक रेटर से या एक सुपीरियर से आंसर्स लेने से बेटर है कि हम सबसे रिलेशनशिप चेक करें। वैल्यूएबल डेवलपमेंट टूल है, अगर मुझे कंपनी में ग्रो करना है तो मेरे लिए एक अच्छी चीज है। देन कंपनी कॉम्पिटेंसीज बताती है, द मोर बेटर द मैनेजर इज द मोर द पर्सन विल ग्रो। इन टर्म्स ऑफ कंपनी जो है उसकी अच्छी कॉम्पिटेंसी शो करेगी। मेथड ओवर आउटकम्स यहाँ पर शो किया जाता है कि जो भी मेथड है इट इज अ ग्रेट मेथड एज कंपेयर टू वॉट एवर द आउटकम्स द पर्सन इज शोइंग, तो वो हर जगह से देखा जाता है। कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाती है इससे, पर्सन की जितनी भी बुराइयां या फिर कह सकते हो वीकनेसेस हैं वो हट जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नेगेटिव्स की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन आवर्स में तो हम लोग नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फॉलो अप्स इज लेसर, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा उस चीज पर वर्क ही हो, हर जगह पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। डिजाइन प्रोसेस डाउनफॉल्स, मतलब इट्स नॉट नाइस कि बहुत अच्छा सा, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर बन भी पाए, जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो पूरी दी जा सकती हो, और लास्ट में पेपर वर्क इसमें बहुत ज्यादा होता है। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. Rest of the chapters also we will be doing soon. So keep preparing for your exams. If you have liked the video, please do share it with your friends as well. Do subscribe to my channel. Thank you.